इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुननीय सब बहन भाइयों ने रिसाले भाई की राम राम। भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी और इस कार्यक्रम में जो है ना हम खेत क्यार की बातें भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ भाइयों को जानकारी भी दे रहे हैं। भाई कभी प्राकृतिक खेती व कभी मोटे अनाज के बारे में। तो भाई देखो, प्राकृतिक खेती की तो बात यह है कि भाई जो जहर मुक्त जो है ना आजकल हम खाना खाने लग रहे हैं, तो आज हम जो है ना आपको एक बातचीत सुनवाएंगे और बातचीत भी रहेगी एक प्रगतिशील किसान के साथ। जो प्रगतिशील किसान है ज्ञान सिंह, गांव मथाना से हैं और उनके साथ बातचीत की है श्री अजीत सिंह गिल ने। तो भाई प्राकृतिक खेती जो है ना भाई जहर मुक्त होनी चाहिए, इस विषय पर आओ सुनते हैं पहले ये बातचीत। साथियों, आज हम गए हुए हैं गांव मथाना में और खेतों में खड़े हैं इस टाइम, और हमारे साथ बिजली बोर्ड से सेवानिवृत्त ज्ञान सिंह जी हैं जो कि सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रहे हैं। तो ज्ञान सिंह जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि जो आपने ये खेती की हुई है, तो इतनी अच्छी नौकरी के बाद आपको खेती का ही विचार कैसे आया? अजीत जी, आपको और सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। मेरे को गांव से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मथाना गांव में मेरी एंसेस्ट्रल लैंड है, मतलब पुश्तैनी ज़मीन है यहाँ, और मैं अपने बुज़ुर्गों को, बाप दादा को खेती बाड़ी ही करते देखते आया हूँ। उसके बाद भी जहाँ जहाँ मैं सेवा में भी रहा तो मेरे को वहाँ भी बहुत लगाव था, आम लोगों से बहुत लगाव था। तो उसी चीज़ से जब मेरे को ये देखा कि भी आजकल जो लोग हैं वो सिंथेटिक उसका ज़्यादा प्रयोग करने लग गए हैं, अपनी फसलों में सिंथेटिक फर्टिलाइज़र का ज़्यादा प्रयोग करने लग गए हैं। तो कोई भी आदमी, चाहे वो सिंथेटिक मिल्क है या सिंथेटिक कोई भी अगर उसने उसमें डाल रखा है, तो आप उसको लेना या खाना कभी पसंद नहीं करेंगे। जब मैं खुद नहीं उसको खाना चाहता हूँ तो मैं दूसरों को वो क्यों फीड करूँ। और जहाँ तक बात है खेती के पैसे में क्यों आने से, ये मेरा एक पैसन था। मैं भी चाहता था कि भी मैं भी इसी तरह खेती करूँगा। और दूसरा, जो गांव के भी लोग हैं वो अपने बच्चों को मेरा एग्जाम्पल देते थे और ये कहते थे कि भी आप उनकी तरह पढ़ाई के बारे में, भाई आप पढ़ो फिर आप ऐसे ऐसे अच्छी नौकरी करोगे। और बाद में कहते भी थे, वो उनका एक वर्ड था वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। वो कहते थे, निको देखा वो भी आप लोगों में से निकल के गया, वो घूम घूम के घंटी बजा रहा था वहाँ। निको हम दफ्तर में गए और रिवॉल्विंग चेयर थी, उसको कह रहे थे वो घूम घूम के घंटी बजा रहा था। तो उससे मैं ये चाहता हूँ कि दूसरे लोग भी जब वो अपने बच्चों को इंस्पायर करते हैं मेरे उससे, तो मैं चाहता हूँ वो खुद भी इंस्पायर हों और वो खुद लोग भी भाई इस खेती को इसको हीन भावना से ना देखें, इसको छोटा काम ना समझें और इसको भी उसी शिद्दत से और उससे अपने धंधे को करें। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, मेहनत मजदूरी ठीक है, इसमें काम में आदमी को सारी तरह से मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, पर मेरे को लगाव है और मैं उसी वजह से इस पेशे में आया हूँ। मैं दूसरे जो पेशे हैं कोई भी है उसमें झूठ है, फरेब है, उन चीज़ों से सिर्फ यही एक पैसा ऐसा है जो सच्चा है, जिसमें आदमी को सारा दिन बिना झूठ बोले भी उसका काम चल सकता है।
बहुत बढ़िया बात है। आपने बातचीत में अभी बताई था कि जो रैक होता था रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र, मेरे ख्याल से एक ही हरियाणा में गवर्नमेंट कॉलेज होता था इंजीनियरिंग का जिसमें डिग्री मिलती थी। और फिर आपने, क्योंकि आप किसान थे, तो वहाँ भी आपने अपने जो बिजली बोर्ड में नौकरी करी, वहाँ भी हमेशा आपने किसानों की सेवा ही की, किसानों का हमेशा ध्यान रखा, उनमें अपना ही रूप देखा आपने, माँ बाप का, अपने चाचे ताऊओं का रूप देखा आपने ये बातें बताई थी, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बातचीत करते हैं जो कि आपने जहर मुक्त खेती का थोड़ा सा तो आपने बता भी दिया। तो जहर मुक्त खेती में हम जैसे देख रहे हैं मटर लगी हुई हैं, इनमें आपने बताया कि कोई इसमें खाद और फालतू के स्प्रे और बिना काम की चीज़ें नहीं हैं। और अभी थोड़ी देर पहले आप सामने ही वो हम देख रहे हैं गेहूँ आपने दिखाई थी, वो भी जहर मुक्त खेती की ही एक पैदावार है। तो इनके बारे में बताइए। जो जहर मुक्त खेती है वो गेहूँ में देसी गेहूँ लगा रखी है, और जो सब्जियां हैं उसमें टमाटर है, गोभी है, धनिया था और मटर हैं। सब्जियां भी सब 12 एकड़ में मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कह लो, उसको जीरो बजट तो कह नहीं सकते क्योंकि खर्चा तो आता है। इसमें नाम लोगों ने अलग अलग दिए हैं। किसी ने दिया इसका नाम परंपरागत खेती, किसी ने नाम दिया है प्राकृतिक खेती, किसी ने नाम दिया है जीरो बजट खेती। आप इसको नाम जो मर्जी दे लो, पर मैं इसको कहता हूँ जहर मुक्त खेती। भाई आप रासायनिक खाद को बिल्कुल बंद कर दो, रासायनिक खाद ना डालो, तो ऐसा नहीं है। मेरे को कह रहे थे कि भाई बिना रासायनिक खाद के फसल नहीं हो सकती, और मैं कर रहा हूँ। और वो फसल की आप लोग खुद देख रहे हैं, जो मटर हैं, जो गेहूँ है, वो ये नहीं है कि भाई दूसरी फसलों से कम है, बस उसका रंग काला नहीं है, रंग थोड़ा उसका हरेपन पे है। हाँ बिल्कुल, मटर में तो एकदम बाहर आई हुई है आपके, क्योंकि खूब फूल लगे हुए हैं और पूरा फैलाव है सारे पौधों का, बहुत ही बढ़िया है। हाँ गेहूं में थोड़ा सा जैसे है कि थोड़ा रंग का अंतर है। और जो पैदावार है वो पैदावार किस तरह की रहती है, फिर कितनी पैदावार होती है इनकी बाकी खेती और जहर वाली खेती के मुकाबले? नेचुरल फार्मिंग अगर करते हैं, देसी गेहूँ लगाते हैं, देसी गेहूँ की झाड़ दूसरी गेहूँ से वैसे ही नेचुरली कम रहती है, मतलब इतनी झाड़ नहीं आती जितनी आप दूसरी जिसमें DAP डालते हैं। दूसरा एक और है जो मैंने इसमें ऑब्जर्व किया है कि ये फसलें जो आप नेचुरली करते हैं ये टाइम पीरियड भी ज़्यादा लेते हैं। मैंने जो फसल 3 महीने की लगाई थी, भाई ये 90 दिन की फसल है, वो जाके 120 दिन में, मतलब 1 महीना फालतू लेती है। नेचुरली जो ग्रो करने में टाइम लगता है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, उसका टाइम भी इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। वो दूसरा देखें तो उसमें थोड़ा खर्चा कम है। इसमें अगर आप क्रॉप रोटेशन करें, क्योंकि अदरवाइज आपको लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी। जो वीड्स वगैरह होते हैं जिसको खरपतवार बोलते हैं हम, खरपतवार को फिर आपको मैन्युअली निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि आप स्प्रे तो किसी किस्म का कर नहीं सकते खरपतवार के लिए। तो अगर आप खरपतवार के लिए स्प्रे नहीं करोगे तो वो खरपतवार उसको फसल को होने नहीं देगा। तो इसलिए उसके लिए क्रॉप रोटेशन बहुत ज़रूरी है। इसके कुछ थंब रूल हैं। अगर आपने नेचुरल फार्मिंग करनी है उसके कुछ असूल हैं। एक तो आपको खाद अपना खुद का तैयार करना पड़ेगा, जो गोबर की खाद से तैयार होता है। आपने बताया भी था कि आप तैयार करते हो, किस तरह तैयार करते हो? हाँ, मैं आपको दिखाऊंगा भी। वो हम उसको डीकम्पोजर और 4 किलो गुड़ डाल के 200 लीटर ड्रम में पानी में उसको भर लेते हैं, और उसके बाद हम उसमें 10 दिन के बाद 10 किलो खल डालते हैं। और फिर जब उसमें वो उसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है तो फिर हम उसके ताज़ा गोबर ले आके उस ताज़े गोबर के ऊपर उसको हम बेड बना के गोबर के ऊपर हम उसका छिड़काव करते हैं। डब्बे से छिड़काव करते हैं, वैसे स्प्रे नहीं करना होता, डब्बे से छिड़काव करते हैं। और छिड़काव होने के बाद फिर जैसे 2.5 इंच की हम एक लेयर बनाते हैं, 2.5 इंच की एक लेयर बनाते हैं, ऐसे बनाते बनाते वो 2.5 फुट तक उसका बेड तैयार हो जाता है। फिर हम उसको ब्लैक पॉलीथीन से ढक के पॉलीथीन को चारों तरफ से कवर करते हैं। फिर हम उसको 15 दिन के बाद फिर काट लगाते हैं, फिर उसमें हम उसको सॉल्यूशन को डालते हैं और फिर उसको वैसे ही ढक देते हैं। और 30-35 दिन के बाद
वो गोबर की खाद ऐसे बन जाता है जैसे बारूद हो। आप उसको जहाँ भी यूज़ करोगे वो आपकी बम्पर क्रॉप देगी। वो उसमें आपकी जो फसल है वो दूसरी फसलों से कई गुना ज़्यादा आपकी वो फसल होगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। तो ये तो आपने जैसे बताया था, इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है फसल तैयार होने में। उसका कारण तो ये है कि देखो, हम जैसे आयुर्वेद का में इलाज करते हैं तो वो ज़्यादा समय लेता है। अगर हम अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं वो शरीर पे साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा डालती हैं, शरीर पे बुरा प्रभाव डालती हैं, वो कम समय में भी बीमारी ठीक कर सकती हैं और कई बार बीमारी ठीक भी ना हो, जड़ से भी ठीक ना जाए। तो बिल्कुल यही फसल का हिसाब किताब है। तो एक बार अपना फ़ोन नंबर बता दो ज्ञान सिंह जी आप। 9354100465 9354100465 ये मेरा फ़ोन नंबर है। किसी भी भाई ने अगर खाद बनाने की विधि को देखना हो, समझना हो, वो समझ सकता है। अगर किसी भाई को बीज की ज़रूरत हो, मैं जिसके पास ज़मीन है उसको मैं गेहूँ नहीं बेचता, गेहूँ देता नहीं हूँ, मैं उसको खाने के लिए नहीं देता हूँ। उसको मैं यही बोलता हूँ, गाँव में जैसे मेरे पास आते हैं लोग कि भाई ये मेरे को आप गेहूँ दे दो, हमें 4 बोरी दे दो खाने के लिए, तो मैं उनको यही बोलता हूँ भी आपके पास ज़मीन है, आप बीज ले जाओ मेरे से और आप उगाओ, कम से कम अपने खाने के लिए तो उगाओ। ऐसे ही जो लोग गुटखा, तंबाकू या इस तरह की या कोई नशीले पदार्थ यूज करते हैं, मैं उसको भी नहीं देता। वो चाहे मेरे को कितने ही 2 गुना 3 गुना कितनी कॉस्ट दे, जब एक आदमी पहले ही मरने का अपना प्रबंध कर रहा है, वो लंबा जीवन जी के करेगा क्या? वो मेरी क्यों खा के क्या लंबा होगा, उसका जीवन क्या लंबा होगा? बहुत बढ़िया बात। आप समाज के लिए, देश के लिए एक अच्छी फसल तैयार हो, अच्छी चीज़ लोग खाएं। तो आप ये बताओ कि इनकी जो किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे मटर की किस्म और देसी गेहूं की किस्म, और ये बीज आपने कहाँ से लिया? जो देसी गेहूं है वो हमारा एक फार्मर प्रोड्यूस कंपनी है करनाल में, हॉर्टिकल्चर फार्मर प्रोड्यूस कंपनी, तो उनके सहयोग से मैंने ये मध्य प्रदेश से उन्होंने अवेलेबल करा दी थी मेरे को। दूसरी जो सारी किस्में हैं, चाहे वो मटर की है, AP3 है मटर, जो 2 एकड़ में AP3 है, 1 एकड़ में पंजाब 89 है। जो टमाटर है वो 50-13 हैं, तो गोभी है। तो ये सारी किस्में आम जो किस्में हैं जो सब दूसरे भाई लगाते हैं वही है। कोई ये नहीं है कि भी कोई अलग किस्म मैं लगा रहा हूँ, वो सिर्फ एक देसी गेहूँ को छोड़ के। ठीक है जी। एक बात और आपने ये कहा था कि जो फसल की अदला बदली, क्रॉप रोटेशन, वो करनी ज़रूरी है अगर आपने स्प्रे से खरपतवार नहीं मारने हैं तो इनमें किस तरह की अदला बदली करते हो आप फसलों की? जिस ज़मीन में पिछले बार गेहूँ थी और उसमें आपने इस बार भी गेहूँ बो दी, तो मंडूसी इस पॉकेट में जो हमारे वाला एरिया है, जो इसमें डेफिनेटली होगी। अगर आपने उसमें गेहूँ नहीं बोई तो वो जो गेहूँ वाले खरपतवार हैं, आपने उसमें मटर लगा दिया, आपने उसमें कोई सरसों बो दी, तो वो जो गेहूँ वाले खरपतवार हैं वो उस फसल में नहीं होंगे। और वो आपको जो लेबर कॉस्ट है, जो आपको मजदूर या अपनी खुद की मेहनत करनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए, उससे आपका बचाव हो सकता है, आपके पैसों की बचत हो सकती है। तो अब ये बताओ इनकी बिक्री के बारे में बताओ। जो इस तरह की आपने ये जैविक प्रोड्यूस जो खेती है ये तैयार करो हो, जो उत्पादन है, इसकी बिक्री कैसे करो फिर? बिक्री का इसमें जो जैसे आप कहते हैं ना, भी दुखती रग छेड़ दिया आपने। बिक्री में जो सब्जियों का है, सब्जियों का तो अभी जो हमारी कुरुक्षेत्र वाली जो नॉर्मल मार्केट है उसी में हमारी सब्जी जारी है, क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया है। जब तक आप सर्टिफिकेशन नहीं कराओगे तो वो सर्टिफिकेशन की भी एक लंबी प्रक्रिया है, वो 3 साल लगाते हैं। जबकि एक जिसमें मैंने टमाटर लगाए थे खेत में, वो सभी को पता, गांव वालों को भी पता है, अड़ोस पड़ोस को पता है, उसमें 20-30 साल से कोई फसल ही नहीं हुई थी, तो उसमें तो किसी किस्म का खाद, रासायनिक खाद डले नहीं। तो इसलिए मैंने उसमें टमाटर लगाए थे, गोभी लगाई थी, तो वो तो बिल्कुल रसायन मुक्त है, जहर मुक्त है, तो वो उसको डिटॉक्स करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
तो ये जो फसल है जिसमें पहले जो ठेके पे थी, जो ठेकेदार और ठेके वाला इसमें DAP डाल रहा था, यूरिया डाल रहा था, इसको डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। इसमें 3 साल के बाद वो उसके बाद सर्टिफाई कर देते हैं। सर्टिफिकेशन के बाद फिर मैं अगर एपिडा से सर्टिफिकेशन हो तो आप उसको विदेश में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, या लोकल आपकी सर्टिफिकेशन हो स्टेट गवर्नमेंट से तो वो आप स्टेट में भी फिर आप दूसरी जगह बेच सकते हो। पर अभी वो सर्टिफिकेशन मेरे पास नहीं है और मैं सब्जियों को नॉर्मल मार्केट में बेच रहा हूँ। जो मेरी देसी गेहूँ है वो ऑलरेडी सारी बुक हो चुकी है। हाँ, मतलब ये है कि आपने एक बताया कि प्रमाणीकरण कराना पड़ता है, एक प्रमाण पत्र लेना पड़ता है पेडा से, और स्थानीय हरियाणा सरकार से भी वो प्रमाण पत्र मिलता है। उसके लिए आपने बताया कि पहले वाला जो ज़मीन बो रहा था वो इसमें क्योंकि स्प्रे खाद सब तरह का वो जहर वाला सिस्टम डाल रहा था, तो इसलिए इसको 3 साल का समय लगेगा। उसके बाद ही जो है अगली प्रक्रिया शुरू होगी, या इसका जहर हटाने की प्रक्रिया जो भी शुरू करनी है। इसमें कहीं न कहीं पैदावार पे भी थोड़ा बहुत असर होता है और भी बाकी चीज़ें भी देखी जाती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपसे बातचीत और भी करते रहेंगे। फिलहाल इतनी बातचीत के लिए ज्ञान सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये तो अभी सुन रहे थे भाई प्रगतिशील किसान ज्ञान सिंह की बातचीत श्री अजीत सिंह गिल से। और अब एक जानकारी भाइयों को दे दे मौसम के बारे में कि आज का जो मौसम है और भाई आने वाला जो मौसम है उसके बारे में जो है जानकारी भाइयों के साथ साझा कर रहे हैं। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 77 और 24% रही। हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 19 फरवरी तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में हल्की वृद्धि होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। तापमान में वृद्धि 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की हो सकती है। साथ ही किसान भाइयों, वातावरण में नमी की मात्रा में गिरावट आने और आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि मौसम खुश्क रहने का पूर्वानुमान है तो आप अपनी फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई, छिड़काव और फसलों की बुआई कर सकते हैं। किसान भाई, इस समय गन्ने की फसल की बुआई का समय है। आप आवश्यकता अनुसार गन्ने की फसल की बिजाई कर सकते हैं। धन्यवाद। और भाई सुन रहे थे मौसम की जानकारी। और अब जो है ना कार्यक्रम कल का जो है ना क्या रहेगा हमारा कार्यक्रम किसानवाणी में। कल हम चर्चा करेंगे, एक तो करेंगे भाई किसान क्रेडिट कार्ड पर, और आज की नसीहत में हम बात करेंगे प्याज और लहसुन फसल की देखभाल पर। जानकारी साथ में साझा करेंगे मोटे अनाज की सफलता के लिए सरकार का क्या योगदान है, और भाई अन्य जिस तरह के मौसम की जानकारी है ये भी आपके साथ साझा करेंगे। और अब जो है ना कराएंगे भाइयों का मनोरंजन। तो पहले सुन लें ये लोकगीत, बाकी जानकारी भाई इसके बाद देंगे। भाई स्वतंत्र से पितायो रे, आजाद नाम से मेरा, ये भारत माता पूत जेल घरे गांव से मेरा, स्वतंत्र से पितायो रे, आजाद नाम से मेरा, भारत माँ का पूत जेल घरे गांव से मेरा, स्वतंत्र से पितायो रे, आजाद नाम से मेरा,
कफन बांध के लकड़ा सूरे, कफन बांध के लकड़ा सूए, इन आजादी की राह में काट दूंगा बेड़ी लगी जो भारत माँ के पाया में, बखत करूना जाया मैं, बखत करूना जाया मैं, इंतजाम से मेरा भारत माँ पूत देर करे, काम से मेरा स्वतंत्र से बिताओ रिया, आजाद नाम से मेरा भारत माँ का पूत जेल करे, काम से मेरा। भाई जी चाहे जो सजा दिए तो, जी चाहे जो सजा दिए, तेरे हाथ कलम तोड़ेगी दुखन यारी रग छेड़ दी क्यों आज बता फोड़ेगी, तेरे चिंता ना किसे रोड़ेगी, चिंता ना किसे रोड़ेगी, यू एक काम से मेरा भारत माँ पूत दे घरे, काम से मेरा स्वतंत्र से बिताओ रिया, आजाद नाम से मेरा भारत माँ का पूत जेल घरे, काम से मेरा। हत्यारों थारे जुल्म देख के, हत्यारों थारे जुल्म देख के, मेरे को ना बाकी मन में जल के होगी देरी आज या लगी आगे बदने में, सो बज्र के साथ तन में, सो बज्र के साथ तन में नहीं, गुलाम से तेरा भारत माँ पूत दे घरे, काम से मेरा। और भाई ये तो सुने भैया ने लोकगीत। और भाई एक साथ साथ में एक जानकारी आपके साथ और साझा कर ले, एक योजना है कि भाई ई राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है, कि यानी कि ई नाम से इसको जाना जावा है। राष्ट्रीय कृषि बाजार भाई योजना कृषि वस्तु के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। और भाई बाजार किसानों, व्यापारियों और भाई खरीदारों की जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी किसान भाई अपनी चीज़ को बेचना चाहा है, ऑनलाइन ट्रेडिंग की सुविधा से भाई इसको बेच सका है। और उन्हीं के लिए भाई देखो ये बाजार है बेहतर कीमत की खोज में। जब किसान भाई इधर उधर घूम रहा होता है तो भाई आप जो है ना इंटरनेट के जरिए कहीं की मंडी में कहीं बैठ करके आप उसका भाव ले सको हो और भाई अपना फ़ायदा उठा सको हो। और इस ऐप के जरिए भाई जो ये राष्ट्रीय कृषि मार्केट है, ई नाम के नाम से जो जानी जावा है योजना, ये सभी किसानों के लिए भाई फ़ायदेमंद है। जो भी किसान भाई ये देखा है कि आज इस मंडी में भाव कम है तो भाई दूसरी मंडी का पता करके आप अपनी फसल को भाई इस राष्ट्रीय कृषि मार्केटिंग में भाई बेच सको हो। और इसके साथ साथ भाई जिस तरह के कहते हैं कि ये बाजार का दूसरा रूप है, कहीं पर भी बैठ करके मौजूदा मंडियों को भाई एक नेटवर्क में जोड़कर किसान और जो कृषि व्यापारी हैं आमने सामने जो कर दे है। और इस तकनीक के जरिए भाई खरीदारों को देश के कई सारी मंडियों से जोड़ा गया है, जिसमें खरीदार एक दूसरे राज्य में बैठकर किसी भी अन्य राज्य की मंडी में भाई सामान का भाव पता कर ले और भाई माल खरीद भी सका है और भाई अपने माल को वहाँ जा करके बेच भी सका है। और अब एक थोड़ी और जानकारी ले लें कि भाई जिस तरह देखा है कि कई बार जो खेत है उसमें जो मशीनरी काम करा है उसका भी थोड़ा सा सुरक्षित उपयोग हम कर लें तो अपने जीवन की रक्षा कर सको हो।
तो भाई एक तो जब भी कृषि मशीनरी है इसका आपने ध्यान रखना है कि कई बार यो भी देखने में आवा है कि भाई सही वातावरण में काम कर रही है कि नहीं कर रही है यो, और यो थकान या तनाव कम करेगी। एक तो ये मशीन को भाई जो नियंत्रित करने वाले भाग हैं उनको आपने देखना है कि भाई वहाँ तक आपने आसानी तक पहुँच होनी चाहिए। नियंत्रित करने वाले भाग को भाई सही पहचान करनी चाहिए। मशीन के जो खतरनाक भाग हैं जिस तरह के कटर है, रोलर है, थ्रेसिंग है, सिलेंडर, तो भाई थोड़ी सी इन तय आपने दूरी बनाकर रखनी है। और ख़तरनाक जगह पर आपने क्या करना है, उसमें भाई गार्ड का प्रयोग करना है। मशीनों में जिस तरह के असुरक्षित घटना या भाई कई बार देखा है कि समय लॉक करने का प्रावधान होना चाहिए ताकि भाई कोई घटना ना घट सके। और कई बार ये भी देखा है कि भाई जो चारा काटने वाली मशीन है उसका भी आपने पूरा ध्यान रखना है। कई बार तो भाई जो है ना अंगहीन हो जाते हैं, किसी की बाजू कट जाए, किसी की उंगली आ जाए, तो भाई ध्यानपूर्वक आपने इन मशीनों का प्रयोग करना है और सही क्रियान्वयन नियमों का आपने पालन करते रहना चाहिए। भाई निर्धारित तेल स्तर पर रख रखाव का हमेशा ध्यान रखें कि ताकि आपके कार्य है जो आसानी से पूरा कर सके। और भाई चालक को संचालन करने खातर एक भाई ध्यान रखना चाहिए चारों का, नहीं भाई कभी कोई दिक्कत ना आ जाए, भाई कोई घटना ना घट जाए। और इसके साथ साथ भाई एक जानकारी और साझा कर लें भाइयों के साथ भाई कि जो अग्नि अस्त्र है वो बना क्यूकर है, ये भी प्राकृतिक चीज़ है भाई, प्राकृतिक दवाई है, कीटनाशक दवाई है। जिस तरह के ये काम करा है, लाही, थ्रिप्स, लीफ, रोलर, फल छेदक या भाई तना छेदक भाई जो कीट है उसको नियंत्रण कर सका है यह दवाई। और भाई ये 3 महीने तक हम इसको जो है ना स्टोर करके रख सका है। बनाने की विधि एक ध्यान रखना आपने किस तरह बनानी है ये विधि। एक बर्तन लेना अपना, उसमें 5 लीटर देसी गाय का मूत्र लेना है। इसमें भाई 500 ग्राम तम्बाकू पत्ता, 250 ग्राम हरी मिर्च, 250 ग्राम लहसुन और 2.5 किलो नीम की जो पत्तियां भाई अच्छे से कूट कर आपने इनको मिलाना है। इस गोल को 5 भाग रहने तक भाई उबाल करके रखना है और इस गोल को 24 घंटे के लिए आपने रखना है। इस गोल को सूती कपड़े से छान लेना। मात्रा 100 मिलीलीटर दवाई को 5 लीटर पानी में मिलाकर शाम के समय में आपको स्प्रे करना है ताकि भाई आपके जो समस्या है उससे निजात पा सको। और लगे हाथ भाइयों को किसान कॉल सेंटर का एक नंबर दे दें, वो है 1551 यानी कि 1551। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ ही आज का कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर समाप्त होता है। रिसाले भाई ना दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।